वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका में भेद किया जाता है, क्योंकि राज्य का प्रमुख या हेड ऑफ द स्टेट नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। वह राष्ट्रपति, सम्राट, महारानी या गवर्नर जनरल हो सकता है। भारत तथा इटली इत्यादि अन्य कई देशों में राष्ट्रपति हैं और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में गवर्नर जनरल हैं। जापान, ब्रिटेन, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, नॉर्वे में सम्राट या महारानी हैं। संसदीय सरकारों में राज्य के प्रमुख के पास में बहुत सारी शक्तियां होती है, परंतु व्यवहार में उसका प्रयोग उसके द्वारा नहीं, परंतु प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है, इसके अलावा हम एक और बैजोट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग जरूर देखें कि वॉल्टर बैजोट ने वास्तविक कार्यपालिका को सरकार के कार्यक्षम, एफिशिएंट और नाम मात्र की कार्यपालिका को प्रतिष्ठित या डिग्निफाइड आयाम के नाम से उसको बोला है। यानी कि इसका मतलब डिग्निफाइड उसका जो प्रतिमान है या डिग्निफाइड जिसको हम बोलें, ये प्रतिष्ठित आयाम इसलिए कहा है क्योंकि वो सिर्फ नाम मात्र के लिए शासन करता है, उसके पास में कोई वास्तविक शक्तियां नहीं होती हैं। दूसरा पॉइंट है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका के सदस्यों की नियुक्ति व्यवस्थापिका के सदस्यों में से की जाती है। कार्यपालिका अपनी नीतियों व कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उससे कार्यपालिका को उसके पद से हटा सकती है। इसके अलावा व्यवस्थापिका व कार्यपालिका के घनिष्ठ संबंधों में यह बात भी सम्मिलित है कि यदि कार्यपालिका यह महसूस करती है कि व्यवस्थापिका जनता के हितों का प्रतिनिधित्व सही ढंग से नहीं कर पा रही है, तो वह व्यवस्थापिका को विकृत करने की सलाह हेड ऑफ द स्टेट या राज्य प्रमुख को दे सकती है। नेक्स्ट है, इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता। हम लोग संसदीय शासन व्यवस्था में देखें तो कार्यपालिका का कार्यकाल व्यवस्थापिका के ऊपर निर्भर करता है और मंत्री परिषद के सभी सदस्य या मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री उसका मंत्री परिषद तभी अपने पद पर बने रह सकते हैं कि जब तक कि व्यवस्थापिका उसमें अपना विश्वास कायम रखे या विश्वास उसमें वो कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के निम्न सदन में बहुमत प्राप्त हो। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर का मतलब ये है कि ये जो संसदीय सरकार है, ब्रिटेन के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि संसदीय सरकार कैबिनेट सरकार से होते हुए अब प्रधानमंत्री ये सरकार में बदल गई है, तो ये शायद कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं है। ये इसलिए अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है क्योंकि जो प्रधानमंत्री है उसमें वो मंत्रिमंडल की एक तरीके से धुरी है और उसको ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल है वह उसके मेहराब का प्रमुख प्रस्तर है। लास्की ने यह कहा है कि लास्की लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण, जीवन और अंत में केंद्रीय स्थिति रखता है। इसके अलावा सोलाटो ने भी कुछ ऐसी बात की है। सोलाटो ने प्रधानमंत्री की जो महत्वपूर्ण स्थिति है उसको इंगित करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री में एक साथ कई व्यक्तित्व मिले हुए होते हैं। पहला, वह कैबिनेट अर्थात देश की सरकार का प्रधान होता है। दूसरा, वह संसद का नेता होता है। तीसरा, वह कैबिनेट का राज्य के प्रमुख के साथ में संबंध स्थापित करने वाला होता है। और चौथा, वह राजनीतिक दल का प्रधान होता है। इसका मतलब यह है कि ये चार स्थितियां सोलाटो ने बताई है कि वो मतलब अपनी जो दल है उसमें हम देखते हैं जहां कहीं पे भी संसदीय सरकार है या संसदीय शासन व्यवस्था है वहां पर वो केंद्रीय स्थिति रखता है और दल में भी उसकी केंद्रीय स्थिति होती है। तो लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर का है कि प्रधानमंत्री एक तरीके से मंत्रिमंडल का नेता होता है। संसद में जो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होने के कारण वह सदन का भी नेता होता है। प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति या सम्राट या हेड ऑफ द स्टेट मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता करता है और मंत्रिमंडल के बैठकों की कार्यसूची और तिथि निर्धारित करता है। इसके अलावा जैसा मैंने पहले कहा कि वो एक केंद्रीय भूमिका मंत्रिमंडल में निभाता है। अगला पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो वो है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका निर्माण करने वाले मंत्री
सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और संसदीय शासन का मूलभूत सिद्धांत है एक सबके लिए या सब एक के लिए। इसको दूसरे अर्थों में अगर ये हम कहें, और ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में ये काम में आती है ये उक्ति कि दे सिंक एंड स्विम टुगेदर, मतलब वो डूबते भी साथ में हैं तो तैरते भी साथ में हैं। इसका मतलब यह है कि मंत्री अगर संसद अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो यह अविश्वास प्रस्ताव पूरे मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव माना जाता है और प्रधानमंत्री और उसका पूरा ही मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देता है और नई सरकार के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। अगर हम ये कहें इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी की भी मैं बात करता हूं, संसदीय शासन व्यवस्था में इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जब मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है तो प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी होता है। संसद सदस्य उससे सवाल पूछते हैं, उससे प्रश्न पूछते हैं, उससे चर्चा कर सकते हैं और उसके विभाग की आलोचना भी कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछने का जो अधिकार है व्यवस्थापिका में, या जो क्वेश्चन रेज करने का अधिकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम देखते हैं कि अलग अलग समय में इसके कॉन्सिक्वेंसेस हम देखते हैं कि 1956 में एक मंत्री हमारे भारत में थे, उनको वो क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए लोकसभा में, तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और इसके अलावा हम देखते हैं कि उसके विभाग की आलोचना भी कर सकते हैं और अत्यधिक दबाव डालकर उसे अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं या उसको अपने पद से हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो चूंकि कोएलिशन गवर्नमेंट जहां पर है वहां ये शायद पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जहां पर एक ही दल की चूंकि बहुमत है निम्न सदन में व्यवस्थापिका के, तो वहां पर ये जो पॉलिटिकल होमोजिनिटी का, या जिसको हम यूं कहें कि राजनीतिक सजातीयता का जो कॉन्सेप्ट है या राजनीतिक सजातीयता वाली बात है, वो वहां पर लागू हो जाती है। इसका मतलब यह है कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक टीम की भांति कार्य करते हैं तथा जनता के समक्ष अपने मतभेदों को